हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी को खुशी की दुनिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है आज हम उसे पढ़ेंगे, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया हुआ है। और पार्ट 5 में भी पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79 टू 123 में मैंशनड है। अब देखिए, पार्लियामेंट में दो चीजें आती हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा है, ओके, एंड प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें हम प्रेसिडेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब इस सेशन में हम लोकसभा एंड राज्यसभा को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट पार्ट 5 में है और आर्टिकल नंबर 79 टू 123 मेंशन्ड है। इसी के साथ में सुप्रीम बॉडी ऑफ कंट्री फॉर मेकिंग लॉज रिलेटेड टू यूनियन, कंकरेंट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट। पार्लियामेंट जो है ये एक सुप्रीम बॉडी है हमारी कंट्री की, जो कि लॉ बनाती है। अब पार्लियामेंट लॉ तो बनाती है और लॉ बनाने की ये सुप्रीम बॉडी है, यानी सबसे उच्च बॉडी यही है। अब ये लॉ किस किस चीज के बनाती है? जो भी हमारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनके, जो भी हमारे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे, उसी के साथ में रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे भी बनाती है। अब देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे लिस्ट, तीन लिस्ट है जो कि हमने शेड्यूल में पढ़े थे। तो तीन लिस्ट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो यूनियन लिस्ट पे हमारी पार्लियामेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट पे हमारी यूनियन यानी हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही लिखा है कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाती है। उसी के साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ना तो हमारी यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, और ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो वो सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन पे भी कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाती है। ओके, अब हम पार्लियामेंट जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल आता है 79। देखिए, आर्टिकल नंबर 79 टू 123 पार्लियामेंट है, तो 79 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 79 में है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन रहता है। तो देखिए, पार्लियामेंट में कौन कौन होगा? कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है, ये चीज ध्यान रखना। बट यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा है उसका मतलब ये है कि लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है, और एक पार्लियामेंट होगा। आर्टिकल 79 में क्या मेंशन दिया हुआ है कि हमारे इंडिया का एक पार्लियामेंट होगा और पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा होगी। ओके, अब आता है आर्टिकल नंबर 80। तो आर्टिकल नंबर 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है हमारी राज्यसभा। ठीक है, क्या है? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोलते हैं। तो राज्यसभा में कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा, राज्यसभा कैसे बनेगी, ये सब कुछ क्या किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 80 में। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ओके, अब देखिए क्या क्या नाम है राज्यसभा: अपर हाउस, सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ स्टेट्स एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के कितने नाम है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, सेकेंड हाउस एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। अब देखो, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे स्टेट्स से आते हैं। ठीक है, वो कहाँ से बनते हैं? स्टेट्स से बनते हैं, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है। उसी के साथ में इसको अपर हाउस भी बोला जाएगा एंड सेकेंड हाउस भी बोला जाएगा। अब देखिए, ये नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमारी जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250 मेंबर्स की। ओके, यानी हमारी राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। इससे कम चलेंगे बट ज्यादा नहीं, मैक्सिमम ये स्ट्रेंथ है, याद रखना 250 की। बट अभी हमारे करंट में राज्यसभा में 245 मेंबर्स ही हैं। अब देखो, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं बट 245 मेंबर ही क्यों है? क्योंकि 245 मेंबर जो हुए हैं हमारे पूरे इंडिया से, तो इतनी सीट्स काफी थी। मतलब हमारी जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरीज को जब डिवाइड करा गया था तो उसके लिए इतनी जो सीट्स है राज्यसभा के लिए वो काफी थी। दैट्स वाई 250 तो मैक्सिमम है, बट 245 में हमारा काम हो गया। तो अभी करंट में 245 मेंबर्स हमारी राज्यसभा में हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं इनमें कुछ मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक,
तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इसे कितने मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा? 12 मेंबर को, ठीक है। तो 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और ये 12 मेंबर कौन कौन से फील्ड से होते हैं? आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से एंड सोशल सर्विस से। देखो आपको ना ये 4 चीजें ना ये भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर को कौन कौन सी फील्ड से। तो आपके ऑप्शन में ये इनमें से कुछ मिलेगा, शायद इसमें से कोई 3 ऑप्शन इसमें से मिल जाए और एक ऑप्शन कोई डिफरेंट मिल जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि आर्ट वर्क, लिटरेचर वर्क, साइंस फील्ड एंड सोशल सर्विस का वर्क, ये चारों फील्ड में प्रेसिडेंट मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। टोटल कितने मेंबर को नॉमिनेट करेगा? 12 मेंबर्स को। अब इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है। टोटल 2 to 5 मेंबर जो हैं ये हमारी स्टेट से इलेक्ट होकर आए हैं। कितने मेंबर? 2 to 5 मेंबर हमारी स्टेट से इलेक्ट होकर आए हैं। इलेक्टेड फ्रॉम यूटी, यूटी से कितने मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं? 8 मेंबर। ओके, तो ध्यान रखना 12 नॉमिनेटेड, 225 स्टेट से एंड इलेक्टेड फ्रॉम यूटी 8 मेंबर्स हैं। और ये 12 मेंबर आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से नॉमिनेट होंगे और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। करंट में 245 मेंबर है बट मैक्सिमम 250 तक जा सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट सेशन था, ठीक है, यहाँ पे हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, वो 13 मई 1952 में स्टार्ट हुआ। ओके, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद में जो फर्स्ट हमारा सेशन था राज्यसभा का वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो वो 13 मई 1952 से स्टार्ट हुआ था। ओके, और देखो कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952, यानी हमारी राज्यसभा इस दिन बन चुकी थी। 3 अप्रैल 1952 को बन गई थी, बट उनका सेशन कब से स्टार्ट हुआ था? इस डेट से स्टार्ट हुआ था। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी पूछती है चीजें बट वो ना पहले ज्यादा एमपी चीजें पूछेगी देन वो डीप में जाती है। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर टफ रहा तो वो ये चीजें पूछ सकती है। ओके, तो ये चीज आपको याद करनी है, बट इन चीजों से पहले और इन तारीखों से पहले आपको जो मेन मेन चीज होती है ना वो पहले याद कर लो। जब आपको लगे ना कि हाँ वो चीज हमने याद कर ली है, देन आप डीप में जाके याद करो। ओके, अब देखो यहाँ पे इलेक्शन की बात हुई है। किसके इलेक्शन? हमने ऊपर बताया कि 225 मेंबर हमारे स्टेट से इलेक्ट होकर आएंगे और 8 मेंबर हमारे यूटी से इलेक्ट होकर आएंगे। तो ये इलेक्ट तो होंगे बट इनका इलेक्शन किस टाइप से होगा, किस प्रकार से होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, ठीक है, कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो उनके मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करती है। वो भी कैसे इलेक्ट करती है? इस मेथड के थ्रू। ठीक है, ये मेथड याद रखना, यही मेथड से हम प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, तो इस मेथड के थ्रू हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसके कुछ मेंबर्स में से ऐसे मेंबर्स को इलेक्ट करेगी जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यूटी से कैसे इलेक्ट होंगे? लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि यूटी से किस तरह से मेंबर्स इलेक्ट होकर राज्यसभा में आएंगे। ओके, कितने मेंबर से? 8 मेंबर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे एमपी से राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर गए हैं? 11 मेंबर्स गए हैं। और हमारे यूपी से राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर है? 31 मेंबर है। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाँ हमारे मध्य प्रदेश से 11 मेंबर है जो कि राज्यसभा में सर्व कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे यूपी का इसलिए लिखा है क्योंकि यूपी का हाईएस्ट मेंबर है ये। ठीक है, यानी राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कौन से स्टेट के हैं? तो यूपी के। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कौन से स्टेट से हैं? तो यूपी से हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एमपी से कितने मेंबर है? तो 11 मेंबर है। ओके, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हमने आर्टिकल नंबर 79 पढ़ लिया, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 80 पढ़ लिया, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 81, फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो देखो पहले तो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बताया जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा बताई। देन हमने राज्यसभा पे डिस्कशन कर लिया, अब हम लोकसभा पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लोकसभा के अदर नेम्स क्या है? हाउस ऑफ पीपल,
फर्स्ट हाउस एंड पॉपुलर हाउस। ठीक है, लोकसभा के 3 नाम है, हाउस ऑफ पीपल, फर्स्ट हाउस एंड पॉपुलर हाउस। ये भी याद रखना, जैसे हमने राज्यसभा के याद करे थे तो इन्हें भी याद करना इंपॉर्टेंट है। इनके जो मैक्सिमम मेंबर है वो 552 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं हमारी लोकसभा में? 552। बट करंट में कितने मेंबर है? 543। ओके, अब देखो ये जो 552 का यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मैक्सिमम मेंबर इतने हो सकते हैं, उसमें भी स्टेट से 530 मेंबर आ सकते हैं। मतलब मैक्सिमम मेंबर की बात कर रही हूँ कि हाँ, स्टेट से हम मैक्सिमम 530 मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, और यूटी से हम मैक्सिमम 20 मेंबर्स को चूज कर सकते हैं। कितने हो गए? 550। प्लस जो 2 मेंबर है ना वो एंग्लो इंडियंस थे। देखो अब तो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं, जिसमें 530 हमारी स्टेट से, 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियंस होते थे। ओके, अब करंट में कितने मेंबर है? 543, जिसमें स्टेट्स से 524 मेंबर है और यूटी से 19 मेंबर है। ठीक है, करंट में इतने मेंबर है, स्टेट से 524 है और यूटी से 19 मेंबर यानी 19 मेंबर्स हैं। तो ये चीज याद रखना। देखो एक ये चीज और एक ये चीज दोनों ध्यान रखने वाली चीज है कि क्योंकि पूछा जा सकता है कि करंट में राज्यसभा में कितने मेंबर है, तो 245। फिर करंट में लोकसभा में कितने मेंबर है, तो 543 मेंबर है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है कि लोकसभा बनी कब थी? 17 अप्रैल 1952 को, और इसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952। देखो राज्यसभा का और लोकसभा का सेशन सेम डेट पे स्टार्ट हुआ था, 13 मई 1952 को, बट इनका जो बनने का था ना वो अलग अलग डेट है। यहाँ पे 17 अप्रैल 1952 है लोकसभा की, और हमारी राज्यसभा की है 3 अप्रैल 1952। ओके, देखो अब हम देखेंगे ये और ये चीज। तो यहाँ लिखा है बाई 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रोजन अंटिल 2026। और यहाँ लिखा हुआ है डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बताया गया है। अब ये दोनों चीज क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है हम वो समझ लेते हैं। देखो जो हमारा 84th अमेंडमेंट एक्ट है 2001 का, उसमें ये बताया गया है कि 2026 तक हमारी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट की वो फ्रोजन कर दी गई। फ्रोजन का मतलब क्या हुआ? मतलब वो 1971 के जो सेंसस हुए थे ना, तब जो सीट्स डिसाइड करी गई थी, जो सीट्स तब डिसाइड करी गई थी वो की वही 2026 तक भी रिमेन रहेगी रहेगी वैसी की वैसी वो फ्रोज कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो हमारे सेंसस होते हैं, आपको ये चीज तो पता है कि हर 10 साल में सेंसस होते हैं। तो जो हमारा लास्ट सेंसस था 1971 का, उसमें राज्यसभा की सीट्स को निर्धारित करा गया था। जैसे कि अभी कितनी सीट्स फुलफिल्ड है उसमें? 245। तो ये जो 245 सीट्स हैं, इनमें कौन से स्टेट से कितने मेंबर आएंगे? फॉर एग्जांपल एमपी से 11 मेंबर है, यूपी से 31 मेंबर है। तो ये जो मेंबर है ना और ये जो सीट्स है, तो ऐसे हर स्टेट से कुछ कुछ मेंबर्स आएंगे, मतलब उनकी सीट्स फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड कब करी गई थी? 1971 के सेंसस में। तो 2001 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें ये बोला गया कि जो सीट्स 1971 के सेंसस के हिसाब से फिक्स्ड है, वही की वही सीट्स 2026 तक रहेगी। ठीक है, यानी अब अगर राज्यसभा की सीट्स चेंज होगी तो वो 2026 के बाद होगी। 2026 तक 1971 सेंसस के हिसाब से ही सीट्स रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बोला गया है डिलिमिटेशन, जिसका मतलब होता है परिसीमन। तो आज तक 4 डिलिमिटेशन कमीशंस बने हैं। एक 1952 में बना था, एक 1963 में बना था, एक 1973 में बना था और एक 2002 में बना था। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हमारा एमपी है, तो मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा एमपी। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एमपी। अब इस एमपी के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कैसे बना दी गई? जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, मतलब ऐसी बहुत सारी है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमारा एमपी है, एमपी की ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो इनकी जो
मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी होगी, दूसरी इतनी बड़ी होगी, तीसरी इतनी बड़ी होगी, तो इनकी जो टेरिटरी, जो ये है टेरिटरी हमारी एक, ये फिक्स कर दी गई है, ठीक है, इनका परिसीमन कर दिया गया है। ये कब करा गया था? ये 4 बार कमीशंस बने हैं और 4 बार करा गया था। तो ये जो है ना, इनको बोला जाता है परिसीमन। ओके, ध्यान रखिएगा। तो मतलब जैसे ये टेरिटरी है तो इसमें से हमारा एक एमपी इलेक्ट होगा, ये हमारी टेरिटरी इसमें से इसमें से इसमें से, ऐसे अलग अलग है। तो ये ऐसे 4 हमारे डिलिमिटेशन कमीशंस बने थे 1952, 63, 73 एंड 2002 में। ओके, 2002 में बने थे। देखो, ये कमीशंस बने थे। अब बेस्ड ऑन 2001 आप बोलोगे कि यहाँ 2002 लिखा है, 2001 लिखा है, तो ये जो डिलिमिटेशन था ना कि ये इतना 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 रहेगा, ये 2001 में फिक्स्ड कर दिया गया था कि हमारी एक टेरिटरी इतनी बड़ी, दूसरी इतनी बड़ी, ये रहेगी, ठीक है। 2001 में फिक्स कर दिया गया था एंड 2002 में कमीशन बना था और कमीशन ने आके बताया था कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में और उसमें बताया गया कि हमारा जो डिलिमिटेशन होगा, यानी हमारा जो टेरिटरी का एक्सपांड जो है वो 2001 के बेसिस पे ही रहेगा। ओके, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है ना, कि जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो 1971 के सेंसस के हिसाब से है और जो हमारा डिलिमिटेशन है वो 2001 के हिसाब से है। और हमारी नंबर ऑफ सीट्स 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत बताई गई थी और डिलिमिटेशन 2003 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बताया गया। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब देखिए, हमारा ये 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 330। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बताया गया है कि एससी और एसटी का क्या रिजर्वेशन होगा, सीट्स का रिजर्वेशन क्या होगा। ओके, तो SC 84, ST 47, बट ये कहाँ का बता रही हूँ मैं आपको, लोकसभा का, है ना। लोकसभा में हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 330 में ये बताया गया है कि लोकसभा में SC के 84 लोग होंगे और ST के 47 लोग होंगे। आप ये ध्यान रखना, ठीक है। SC के 84 लोग होंगे और ST के 47 लोग होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टोटल 545 मेंबर हैं उसमें हमको ये तो पता है कि कितने मेंबर कहाँ से हैं, ये तो ठीक है, बट उसमें 84 मेंबर SC के होने जरूरी है और 47 मेंबर ST के होने जरूरी है। ये हमारा काय में बताया गया है आर्टिकल नंबर 330 में। तो अगर हम देखें कि लोकसभा में हमारे MP के कितने मेंबर हैं, तो 29 मेंबर है और यूपी के कितने मेंबर है, तो 80 मेंबर है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि राज्यसभा में एमपी के कितने मेंबर है, 11, यूपी के 31 क्योंकि ये हाईएस्ट है इसलिए, एमपी के 11, और लोकसभा में एमपी के कितने मेंबर है, 29, और यहाँ पे भी अगेन यूपी के हाईएस्ट मेंबर है 80। ओके, तो अब हमारा देखो आर्टिकल्स हमने क्या क्या पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया, 80 पढ़ लिया, 81 पढ़ लिया, अब हम 82 पढ़ेंगे। और उसी के साथ में हमने एक बीच में एक्स्ट्रा आर्टिकल पढ़ा है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 82 जिसमें लिखा हुआ है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। वही, ये दोनों मैं आपको चीजें समझा चुकी हूँ ये क्या होता है। तो इसी को बोला जाता है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स, यानी अगर हमको उनकी सीट्स में कोई परिवर्तन करना है या फिर डिलिमिटेशन हमको करना है तो वो हमारे आर्टिकल नंबर 82 में बताया गया है। अब आता है आर्टिकल नंबर 83 जिसमें है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है हमारे पार्लियामेंट में, तो लोकसभा एंड राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी ये कब तक वर्क करेगी। अगर एक लोकसभा में अगर मान लीजिए एक उसका कार्यकाल चल रहा है, अगर मान लो आज फर्स्ट सेशन है और हमने स्टार्ट कर दिया, हमारी लोकसभा आ गई अस्तित्व में, तो वो कब तक चलेगी और कब वो खत्म हो जाएगी या जो भी उसके बारे में है, तो उनका जो ड्यूरेशन है ना वो आर्टिकल नंबर 83 में बताया गया है। अब यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे ड्यूरेशन दोनों हाउसेस का बताया गया है, ना तो सिर्फ लोकसभा ना तो सिर्फ राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें लोकसभा का बताया या सिर्फ इसमें राज्यसभा का बताया, नहीं, दोनों हाउसेस का 83 में ही बताया गया है। तो पहले हम राज्यसभा का देख लेते हैं। तो देखिए, राज्यसभा जो है ना वो हमारी परमानेंट हाउस है, ठीक है, राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है।
परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है, और लोकसभा जो है ना ये टेम्पररी हाउस है। तो टेम्पररी हाउस का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि हमारी राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो राज्यसभा है उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लीजिए हमारी राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, तो इस 245 मेंबर्स के जो 1/3 मेंबर होंगे ना, जो 1/3 मेंबर होंगे वो हर दूसरे दूसरे साल यानी हर सेकेंड ईयर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारी अगर राज्यसभा ऐसे चल रही है ना, तो ऐसा नहीं कि ये पूरी राज्यसभा चली और एक साथ सारे जो मेंबर है वो डिसॉल्व हो गए, देन नेक्स्ट राज्यसभा आई, देन वो डिसॉल्व हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी राज्यसभा चल रही है, हाँ कुछ मेंबर इस 2 साल में डिसॉल्व हो गए मतलब हट गए, बट ये जो बाकी के मेंबर है ना ये अभी भी है, फिर ये मेंबर कंटिन्यू करेंगे करेंगे करेंगे, फिर इसमें से कुछ 1/3 मेंबर अभी हट जाएंगे बट सारे नहीं हटेंगे, फिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से जो कंटिन्यूटी है ना राज्यसभा की वो बनी हुई है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या है, बनी हुई है। तो इसलिए ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि इसके कुछ मेंबर ही ऐसे हैं जो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब हर 2 साल में रिटायर तो हो जाते हैं, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मेंबर का टर्म सिर्फ 2 साल है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा के जो मेंबर है ना उनका टर्म 6 ईयर का होता है। कैसे, जैसे इतने सारे मेंबर है, अभी ये क्या हुआ है, अपॉइंट हुए एज अ राज्यसभा मेंबर। अब 2 साल हुए तो ये वाले जो 1/3 मेंबर है ना ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब वापस से जो बाकी के मेंबर बचे ये कंटिन्यू होते गए, अब इनकी जगह ना न्यू मेंबर भी आ जाएंगे। फिर जो बचे हुए ये इधर के जो बचे हुए मेंबर थे ना ये अब रिटायर हो गए। ठीक है, ये रिटायर हो गए, इनकी जगह न्यू मेंबर आ गए। अब ये कंटिन्यू चलेंगे चलेंगे चलेंगे, है ना, ये कंटिन्यू क्या करेंगे, चलेंगे। फिर इधर के अब कुछ मेंबर है जो रिटायर हो गए 1/3, अब ये क्या होंगे, कंटिन्यू चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अब बाकी के जो बचे हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 साल तक एक मेंबर 6 साल तक राज्यसभा का मेंबर रहता है, और जब उन मेंबर का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो रिटायर होते हैं और वही मेंबर 1/3 मेंबर में आते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक और बार ये चीज आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, नेवर डिसॉल्व्ड, नो फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर एंड 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर। ठीक है, और जो 1/3 मेंबर होते हैं ना जो रिटायर होते हैं उनकी जगह न्यू मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज अ पर्सन एक पर्सन की बात करते हैं तो इसका ओवरऑल टर्म होता है 6 साल का। ठीक है, 6 साल का ओवरऑल टर्म होता है एक इंसान का, बट हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 ईयर का, मतलब ये राज्यसभा जैसा नहीं है कि 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं, कुछ नहीं। एक बार इलेक्ट हो गए, लोकसभा के मेंबर बन गए, तो 5 साल तक वही रहेंगे और फिर 5 साल बाद एक साथ सारे मेंबर रिटायर होंगे एक साथ। तो ये इसलिए क्या है, ये डिसॉल्व बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और इसका फिक्स्ड टेन्योर है, और इसी के साथ में ये टेम्पररी हाउस है ना। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो जो लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल है उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा हमारी 5 साल तक अस्तित्व में रही और इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो इसी राज्यसभा को 1 साल तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी ये अब 6 साल की होगी। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, और वन टाइम यानी एक बार में 1 साल तक ही बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 1 साल ही बढ़ा सकते हैं, नहीं, सेकेंड टाइम में हम वापस 1 साल बढ़ा सकते हैं, थर्ड टाइम में हम वापस, मान लीजिए कि हमारी इमरजेंसी है, हमारी नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है और 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल हो गया है। अब फर्स्ट टाइम में तो 1 साल उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी टोटल कितना हो गया, 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, हटी नहीं है, तो वापस से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 7 साल हो गया, ऐसे मल्टीपल टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, बट सिर्फ वन टाइम में 1 साल ही एक्सटेंड करेंगे। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 84, जिसमें है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी
आपको अगर पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 84 में बताया गया है। ठीक है, हम एक बार देखो फिर से आर्टिकल्स कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 79 में बताया गया है कंपोजिशन ऑफ हाउस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ हाउस। आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल नंबर 81 में बताया गया है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल नंबर 81 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 82 क्या था हमारा? 82 था हमारा रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। और आर्टिकल नंबर 83 था हमारा ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एंड अब आर्टिकल नंबर 84 आता है हमारा क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे हम दोनों हाउसेस की के मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन देखेंगे, राज्यसभा का भी एंड लोकसभा का भी। तो जो राज्यसभा के मेंबर है उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30। यानी अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 30 होना आवश्यक है। और अदर प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, यानी ये जो दो हमारी क्वालिफिकेशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट दी हुई है। और ये लिखा हुआ है कि जो भी बाकी पार्लियामेंट अगर कुछ क्वालिफिकेशन उसकी तरफ से पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है तो वो क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब आता है लोकसभा। तो लोकसभा का भी सेम, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 25 होनी चाहिए एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है कि राज्यसभा के लिए 30 एज होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 एज होना चाहिए। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है ना, ये आप याद रखना। ठीक है, एज का क्राइटेरिया क्या रखना? याद रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आता है आर्टिकल नंबर 85, जिसमें हमारे सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 85, तो ये जो 5 है ना, ये एस की तरह है, एस एस, तो एस से सेशन याद रखो, है ना, सेशन। अब सेशन है तो सेशन में प्रोरोगेशन भी होता है, सेशन समन भी होता है, सेशन डिसॉल्व भी होता है, सेशन एडजर्न भी होता है। तो ये सब हमारे सेशन से रिलेटेड है, यानी ये सब भी हमारे काय में आया हुआ है, इसी के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 85। अब यहाँ पे जो चीजें हम पढ़ेंगे, देखो हम जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट हाउस को समन करता है, प्रोरोग करता है और डिसॉल्व करता है लोकसभा को। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। इसलिए लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकता है, उसी के साथ में ये लोकसभा राज्यसभा को समन कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा को प्रोरोग कर सकता है। अब समन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर राज्यसभा के मेंबर्स को और लोकसभा के मेंबर्स को इकट्ठा करना है, मान लीजिए प्रेसिडेंट को लोकसभा की मीटिंग रखवानी है, तो लोकसभा की मीटिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? लोकसभा की मीटिंग के लिए मेंबर को समन करना पड़ेगा। समन करना पड़ेगा यानी इकट्ठा, यानी एकत्रित, एकत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोरोग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मीटिंग चल रही है ना, मीटिंग चल रही है, उसके बाद इस मीटिंग को यहाँ पे इनको रोकना है, रोकना है। तो ये रोकेगा कौन? प्रेसिडेंट रोकेगा। तो प्रेसिडेंट समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है और हमारी लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये सब चीजें किसकी एडवाइस पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। ठीक है, अब सेशन क्या होता है? सेशन क्या होता है? तो सेशन होता है पीरियड ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मीट्स। ओके, सेशन क्या होता है? सेशन होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमारी पार्लियामेंट मिल रही है। ओके, और यहाँ पे मैंने स्टेट लेजिस्लेचर का इसलिए रखा है क्योंकि याद रखना कि सेशन हमारे पार्लियामेंट में भी होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर में भी होते हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमारी पार्लियामेंट मिल रही है, बैठ रही है, सिटिंग्स कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही है, तो उसे सेशन बोला जाता है। ओके, याद रखना। अब एक वर्ड आता है एडजर्नमेंट। तो ये जो है ना एडजर्नमेंट, ये कौन करता है? पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे, लोकसभा में स्पीकर करता है और राज्यसभा में चेयरमैन करता है ना। यानी समन, प्रोरोग, डिसॉल्व तो प्रेसिडेंट करेगा, बट एडजर्न करने की पावर हमारे लोकसभा में स्पीकर के पास है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास है। इसका मतलब ये होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सिटिंग। ये क्या हुआ? मान लीजिए लोकसभा में मेंबर आए और बैठे और मीटिंग चालू करी। ठीक है, क्या हुआ? लोकसभा में मेंबर्स आए और उन्होंने उनकी
मीटिंग को चालू करा, और इसी मीटिंग को हम उनकी एक सिटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी उनकी एक सिटिंग चालू कर दी। अब ये सिटिंग उनकी कब तक भी चल सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ओके। तो इस सिटिंग को अगर स्पीकर बोलेगा कि अभी रोक देना चाहिए, ठीक है, बंद कर दो, सीटिंग यानी बैठना बंद कर दो, अगर उसने ऑर्डर दे दिया स्पीकर ने लोकसभा में और चेयरमैन ने राज्यसभा में कि ये जो सिटिंग अभी तुम्हारी बैठ रही है मेंबर्स की, इसको टेम्पररी सस्पेंड करो, बंद करो, तो वो होता है हमारा एडजर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एडजर्नमेंट क्या होता है। अब हमारा आर्टिकल नंबर 86। तो आर्टिकल नंबर 86 क्या होता है? राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट, यानी हमारे प्रेसिडेंट के पास ऐसे अधिकार है कि वो हमारी पार्लियामेंट को बता सके, उसको एड्रेस कर सके। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा की बैठक है अभी, यानी सिटिंग चल रही है, उसमें वो कोई भी एक टॉपिक उनका डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर हमारे इंडिया के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो कि लोकसभा में डिस्कस हो ही नहीं रहा है, सेम ऐसे ही अगर राज्यसभा की भी सिटिंग चल रही है और उसमें भी वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बट उसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन लोगों को डिस्कस करना चाहिए बट ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट ये मैसेज भेजेगा पार्लियामेंट को, यानी या तो ये लोकसभा को भी भेज सकता है या तो राज्यसभा को भी भेज सकता है, और उनको ये बताएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस पे डिस्कस करिए। और ये चीज प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है ना, बट वर्क ये जो है जिस करता कौन है? प्रेसिडेंट। तो यही मतलब होता है, आर्टिकल नंबर 86 में यही बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो एड्रेस कर सके दोनों हाउसेस को कि आपको क्या अभी मतलब इस टॉपिक पे भी आपको डिस्कशन करना चाहिए, इस टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 87। तो आर्टिकल नंबर 87 में क्या बताया गया है? स्पेशल एड्रेस बाय पार्लियामेंट, है ना। देखो, इसमें और इसमें एक तो डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें प्रेसिडेंट कभी भी, यानी लोकसभा की और राज्यसभा की जो सिटिंग है उसमें कभी भी, यानी अगर लोकसभा 5 साल के लिए, मान लीजिए हमारी लोकसभा 5 साल के लिए है, तो इस पूरे 5 साल में वो कभी भी सेंड कर सकता है मैसेज कि आपको इस पे डिस्कशन करना है, तो उस वो जो है वो आर्टिकल 86 में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस, और स्पेशल एड्रेस जो है ना, ये हमारे फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, उसको स्पेशल एड्रेस बोला जाता है। तो एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर आफ्टर एवरी इलेक्शन, ये कब होता है? मान लीजिए अभी हमारे इलेक्शन कंप्लीट हो गए, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद में उस इलेक्शन के बाद जो भी लोकसभा के मेंबर बने हैं या राज्यसभा के मेंबर बने हैं, उनका जब भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट सेशन स्टार्ट जब होगा उसी के फर्स्ट डे प्रेसिडेंट सबसे पहले एड्रेस करता है, यानी एड्रेस यानी अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण देता है, तो ये स्पेशल एड्रेस हो गया। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 88, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, यानी इसमें क्या बताया गया है कि मिनिस्टर्स के और अटॉर्नी जनरल के कुछ राइट्स होते हैं जो आर्टिकल नंबर 88 में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, वो हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है, बट इसको नो राइट टू वोट, यानी ये सिर्फ हिस्सा ले सकता है बट वोट करने का अधिकार नहीं होता है। उसी प्रकार जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर, ये होते तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के हैं, बट मान लीजिए अगर कोई लोकसभा का मिनिस्टर है तो उसको राज्यसभा की मीटिंग्स में बैठने का अधिकार है बट वोट नहीं कर सकता। उसी प्रकार राज्यसभा का मेंबर लोकसभा की मीटिंग्स में बैठ सकता है, प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, हिस्सा ले सकता है बट वोट नहीं कर सकता। तो ये जो राइट्स है ना मिनिस्टर्स के और अटॉर्नी जनरल के, ये आर्टिकल नंबर 88 में बताए गए हैं, ओके। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 89। आर्टिकल नंबर 89 में बताया गया है चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। अब चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन बताया गया है आर्टिकल नंबर 89 में। उसी टाइप से हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 93, जिसमें हम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पढ़ेंगे लोकसभा के, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए
कि राज्यसभा के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कौन से आर्टिकल में दिए हैं, तो आर्टिकल नंबर 89। और अगर हमसे पूछा जाए कि लोकसभा के स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर का में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 93 में दिए हुए हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है ना हमारी स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर की और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की, तो अब इसके लिए मैं आपको ये जो नीचे नीचे मतलब यहाँ तक तो हो चुका है, इसके लिए मैं आपको अब सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। सेकंड पार्ट में हम ये आगे की चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वीडियो बड़ी बन चुकी है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या देख लिया, इसमें हमने पार्लियामेंट को स्टार्ट कर दिया, पार्लियामेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि पार्लियामेंट पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 79 से 123 तक आता है, और पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से। उसके बाद में हमने आर्टिकल देख लिया। आर्टिकल 79 में हमारा कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट था। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के बारे में बताया गया था। आर्टिकल नंबर 81 में फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा या फिर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बताया गया था। आर्टिकल नंबर 82 में रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स का बताया गया था, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल नंबर 83 में ड्यूरेशन बताया गया है कि पार्लियामेंट का क्या ड्यूरेशन रहेगा। आर्टिकल 84 में बताया गया है कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 85 में सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 86 में राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है, इतना सफिशियंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 89 से पढ़ेंगे, जिसमें हम चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम आर्टिकल नंबर 90, 91, 92 पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 93, जिसमें हम स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 96। फिर उसके बाद में स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, स्पीकर के साथ में डिप्टी स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी पार्लियामेंट को लेके या फिर हमारी लोकसभा को लेके। ठीक है, फिर कौन कौन से स्पीकर्स अभी रह चुके हैं, कौन कौन से डिप्टी स्पीकर्स रह चुके हैं, हम उनकी लिस्ट देख लेंगे। उसी के साथ में हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की लिस्ट देख लेंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है हम वो देखेंगे। फिर हम सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ऑथ बाय मेंबर, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।